हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एकता क्लासरूम। आज का हमारा इंग्लिश पेडागोजी का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इसमें हमने साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। इन सारे ही नोट्स की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पहले भी बने हैं, अब तक बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। तो इजी सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन पहले दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हमारा पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि बच्चा जो है वो मोटिवेट होना चाहिए। पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, एक लाइन, इसी लाइन को पढ़ के बता देती हूँ कि कहना क्या चाह रहा है भाई। बच्चे को मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा आप उसे पढ़ा नहीं सकते। जब तक बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि टीचर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाली हैं, ठीक है, कुछ मोटिवेटेड नहीं होगा जब तक, तो अब तक आप उसे नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहला प्रिंसिपल यही है कि टीचर को बच्चे को पहले मोटिवेट करना है, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल यही है। अब पढ़ लेते हैं आगे। इट इज़ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग में प्री रिक्विजिट यानी कि पहली शर्त यही है कि बच्चा मोटिवेटेड होना चाहिए। इस अकेली लाइन से कई बार क्वेश्चन आया है, इस बार भी आया है, हर बार आया है और इस बार भी आएगा, ठीक है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्रिंसिपल, ठीक। तो इतनी सी बात थी, आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन, इस लाइन से आप क्या समझ पा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? वर्ड्स से, वर्ड्स को पकड़ना सीखिए। यानी कि हैबिट फॉर्मेशन यानी कि जब बच्चे को आपको हैबिट्स दिलवानी है, गुड हैबिट्स, ठीक है, क्योंकि अच्छी आदतें हैं क्या करती हैं? आपके अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं। एज वी मास्टर अदर स्किल्स आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस, दस लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। यानी कि जैसे जैसे हम अदर स्किल्स यानी कि दूसरी स्किल्स को, दूसरे कौशलों को आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस करके, बार बार अभ्यास करके उनमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं, वैसे ही भाषा भी है। भाषा को भी आप रेगुलर प्रैक्टिस से, अभ्यास से, ड्रिल्स से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इन मदर टंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली, व्हाइल इन फॉरेन लैंग्वेज इट इज़ फॉर्म्ड कॉन्शियसली, ठीक है। यानी क्या कहना चाह रहा है? मदर टंग यानी कि आपकी जो मातृभाषा है उसको आप बड़ी ही सहजता से सीख लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आप अनकॉन्शियसली सीख लेते हैं भाषा का अर्जन, जिसे मैंने पहले लेक्चर में कवर किया है, उसे वहाँ आप जाके अच्छे से समझ सकते हैं। While in foreign language it is formed consciously, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज का मीन्स क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है? जिस भाषा को आप सीखना चाह रहे हैं, जिस भाषा की आप लर्निंग करना चाह रहे हैं, वो आपकी फॉरेन लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है, कई बार आएंगी, लिख लीजिएगा इन्हें। इन सब का मतलब एक ही है इंग्लिश से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और आपके इस सब्जेक्ट का भी मतलब यही है कि ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज में जाएगी, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ये आगे क्या कह रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। एज यू ऑल नो, आपने पढ़ा ही होगा सीडीपी में, एक आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट भी करके आपने सुना होगा, इमिटेशन थ्योरी भी इसे बोलते हैं, जो आपके बेंड्यूरा ने दी थी, ठीक है, बेंड्यूरा जी ने दी थी। उन्होंने ये बोला कि बच्चा जो देखता है सामने अपने, उसी का अनुकरण करता है। चाहे वो किसी को कोई ऐसी फिल्म दिखाई जाए जिसमें मारपीट ज़्यादा है, तो बच्चे का व्यवहार भी वैसा हो जाता है। या उसे ऐसी दिखाई जा रही है मूवी जिसमें बच्चे आपस में खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे भी ऐसा ही इमिटेट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इमिटेशन का मतलब भी यहाँ पे यही आ रहा है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। यानी कि टीचर जैसे जैसे परफॉर्म करता है, जैसे बोलता है, जैसे पढ़ाता है, तो बच्चे भी क्या करते हैं? उसको इमिटेट करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। आप कह सकते हैं कि बच्चे भी वैसे ही नकल करते हैं। इसीलिए टीचर को एक गुड मॉडल बनना चाहिए, ठीक है। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, ठीक है, तो इनकी हेल्प से भी बच्चे को अनुकरण
करवा सकते हैं, इमिटेशन करा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें तो आप कोई पोइम प्ले कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर्स में, वीडियोस में। तो बच्चे क्या करेंगे, उस पोइम को सुन के वैसे ही रिसाइट करेंगे, वैसे ही बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, जॉनी जॉनी यस पापा ऐसे करके जब वहाँ पे बजेगा तो बच्चे भी साथ ही साथ बोलेंगे, और ये काफ़ी उनके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और उन्हें मोटिवेट करने वाला भी होगा। बच्चे एनर्जाइज रहेंगे और साथ ही साथ बच्चे सीखेंगे भी भाषा को। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल है, यानी कि ये बहुत ही ईजी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सभी जानते हैं कि जब आप किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसे सीखते हैं, तो आप उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे को भी हमें क्या करना है, जैसे कि अगर हम उसे ओलम सिखा रहे हैं, पहले हम उसे छोटा बड़ा सिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम उसे, ऐसा नहीं कि एक दिन हमने छोटा बड़ा स्टार्ट किया, अगले दिन से हम छोटी बड़ी पे आ गए, ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम 3 से 4 दिन तक हम उसे छोटा बड़ा ही सिखाएंगे, जिससे कि बच्चे की हैबिट बन जाए और बच्चे को वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ऐसे बनेगा। अगर आप फिर उसे अगले यानी कि 1 सप्ताह बाद भी अगर उसे छोटा बड़ा बनाने को कहेंगे तो वो आसानी से बना पाएगा, क्योंकि उसकी हैबिट में आ गया है, उसने प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे क्या है, आगे का पॉइंट देखते हैं। लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस एंड हैबिट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। ये मैंने आपको अभी बता ही दिया कि हैबिट कैसे फॉर्म होती है, प्रैक्टिस से फॉर्म होती है किसी चीज़ को। अब मान लीजिए आप रोज़ क्या कर रहे हैं, रोज़ आप चॉकलेट्स खा रहे हैं, रोज़ चॉकलेट्स खा रहे हैं, आपने 7 दिन तक चॉकलेट्स खाई, फिर क्या होगा, आपको 8वें दिन अपने आप मन होगा कि यार आज भी चॉकलेट खाते हैं, तो आपने क्या कर लिया, इसे अपनी हैबिट बना लिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रिपीटिशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल्स शुड बी डन, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपको क्या करना चाहिए, चीज़ों का रिवीजन कराना चाहिए बच्चे को। जैसे अगर आपने आज छोटा बड़ा पढ़ाया है, आज आपने ABCD पढ़ाई है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे एक टाइम लैप के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा दिया छोटा बड़ा, फिर आपने कल पढ़ा दिया ABCD और फिर उसके बाद 1 महीने बाद आप उसका रिवीजन करा रहे हैं, तो बच्चा भूल जाएगा। ऐसा नहीं करना। तो ये प्रिंसिपल्स आपको क्या सिखाते हैं, क्यों बनाए गए हैं भाई, ये इसीलिए बनाए गए कि आपको, यानी कि टीचर को, आप भावी भविष्य के अध्यापक है ना, टीचर है, तो जिससे कि आपको ये पता चले कि बच्चा कैसे मोटिवेट रहेगा, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं बच्चे को सिखाने के, पढ़ाने के, है ना, क्या क्या मेथड्स हैं, मेथड्स भी आगे आएंगे, और ये प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सारे के सारे आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे टीचर बन सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच क्या कहती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि बच्चे क्या करते हैं, लिखना उखना तो उन्हें आता नहीं है, पहली चीज़ वो सुनना सीखते हैं। सेकंड क्या है, उन्होंने अगर कहीं से कुछ चीज़ सुन ली है तो वो उसे बोलने का ट्राई करते हैं, भले ही वो उल्टा सीधा बोल लें, लेकिन वो बोलते हैं। तो यही प्रिंसिपल है कि बच्चे को आप लिखने से, पढ़ने से पहले क्या कर सकते हैं, उसे बुलवा कर से सिखा सकते हैं। मान लीजिए कोई पोइम आप रिसाइट करवा रहे हैं, जॉनी जॉनी यस पापा मछली जल की रानी है, तो भले ही वो लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन वो इसे बोल पाएंगे और जल्दी सीख जाएंगे। तो यही एक अप्रोच है। इट इज़ क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। देखिए, पहले मैं इसीलिए आपको एलैबोरेट कर देती हूँ जिससे कि आपको ये टर्म्स समझ में आए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश पेडागोजी में। अगर ये आ गई आपके अंदर तो आप क्वेश्चंस को ना एकदम तोड़ के रख देंगे। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब देखिएगा। स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न, यानी कि जो स्पीच है वो लर्नर्स को मोटिवेट करती है, किस चीज़ के लिए, सीखने के लिए, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन्स शुड बिगिन विद स्पीच लेसन्स। यस, किसी भी लेसन को, किसी भी पार्ट को आप स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, पहले आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जिससे बच्चे को इंटरेस्ट है, वो सोचे कि यार हाँ बहुत अच्छा कुछ पढ़ाया जाने वाला, ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ना। तो उसका वो फोकस जो है, वो उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, उसका फोकस टीचर पे ही रहेगा, वो शैतानी करने की बजाय आप पर ध्यान देगा और सीखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो सीखेगा ध्यान से। तो आपको क्या करना है, स्पीच लेसन्स से अपना जो अभी कुछ भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं, स्पीच लेसन से आपको स्टार्ट करना है। पहले आपको बोलना, ऐसा नहीं बोर्ड पे पहुंचे सीधे लिखना स्टार्ट कर दिया और चलो छाप लो इसे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पहले कुछ बताइए उसके बारे में क्या है, तब उसके बारे में बच्चे को लगेगा हाँ अब ठीक है कुछ इंटरेस्टिंग है, अब इसे लिख लेते हैं, अब इसे पढ़ लेते हैं, तो वो ट्राई करेगा आगे, है ना। तो यानी कि वो मोटिवेट हो जाएगा। तो यही हम करना चाहते हैं, बच्चों को मोटिवेट ही तो करना है। चलिए आगे देखते हैं। स्पीच इज़ वाइटल इन द लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जो स्पीच है, जो बोलना है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी भाषा
भाषा का अधिगम कराने के लिए, इसे आप यही तो बोलते हैं हिंदी में भाषा का अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग के लिए। आगे क्या लिखा है, इसे हाईलाइट किया है मैंने, स्पीच मस्ट प्रोसीड रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि पहले बच्चा क्या करेगा, जो स्पीच है, लिसनिंग तो हो गई, जब बच्चा बोलना सीख जाएगा तो उसके बाद पढ़ना भी सीख जाएगा, पढ़ना सीख जाएगा तो उसके बाद लिखना भी सीख जाएगा। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है, ये इसी सीक्वेंस में बच्चे को सिखाए जाते हैं और इंटीग्रेटेड वे में सिखाए जाते हैं। यानी कि क्या, लिसनिंग साथ ही साथ स्पीकिंग, साथ ही साथ रीडिंग और साथ ही साथ राइटिंग। ठीक है, अभी आगे आएगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। तो आई होप आपको पहले वाला प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। चलिए ये वाला प्रिंसिपल देखते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, एज यू कैन सी, एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं और इनका नेचुरल ऑर्डर भी यही है। नेचुरल ऑर्डर मतलब क्या कहना चाह रहा है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या लिखना जानता है, बोलना जानता है? नहीं, बच्चा सिर्फ अपने सेंसेस से सुन सकता है ना, सिर्फ वो सुनना जानता है। इसके साथ साथ जब वो थोड़ा ग्रो करता है तो वो कुछ बोलने लगता है ना, आ बा माँ ऐसे करके कुछ बोलने लगता है। इसके बाद वो पढ़ना सीखता है, इसके सबसे लास्ट में क्या सीखता है, राइटिंग सीखता है। तो ये 4 बेसिक स्किल्स हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। पहले आप सुनेंगे, बोलेंगे, फिर लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। ठीक है, तो ये LSRW ये एक ऑर्डर है, एक टेक्निक है, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। दीज स्किल्स शुड बी टॉट इन देयर नेचुरल ऑर्डर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये स्किल्स जो हैं वो एक नेचुरल ऑर्डर में सिखाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी वही बात कह रहा है, मैंने अपनी बात पहले ही ख़त्म कर दी है आपको सब समझा के। ए चाइल्ड फर्स्ट लिसन टू द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, पहले वो भाषा की साउंड्स को सुनता है, ठीक है, देन स्पीक्स, फिर बोलता है, एंड देन स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रिंसिपल। चलिए लास्ट प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। तो ये बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। मैनी लिंग्विस्ट्स आर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। यानी क्या कहना चाह रहा है कि बहुत से लिंग्विस्ट तो पक्ष में थे कि हाँ, मतलब मदर टंग का यूज़ करके बच्चे को सिखाएंगे तो उसे काफ़ी आसानी रहेगी और वो सीखेगा, क्योंकि उसे मदर टंग पहले ही सही आती है ना। तो जो चीज़ आती है उसकी थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं और जो चीज़ नहीं आती है वो सिखा देंगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग इसके खिलाफ हो गए, उन्होंने बोला अरे नहीं ऐसा कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वही बात कह रहा है कि फॉरेन लैंग्वेज मीन्स एक टर्म और आ गया, टारगेट लैंग्वेज, लिख लीजिएगा इसे, टारगेट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखनी है। कौन सी हैं ये, किसकी तरफ इशारा करती है, कहीं भी लिखा मिल जाए, इंग्लिश की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, इंग्लिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग। तो ये आपके हिंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है और साथ ही साथ इनके अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहीं पर कहीं साइड में लिख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है, हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प मीन्स जो भी आप इनपुट दे रहे हैं टारगेट लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज देखिए फिर से आ गया, टारगेट लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश जो सिखा रहे हैं उसमें जो भी आप इनपुट्स दे रहे हैं बच्चे को, जो चीज़ सिखा रहे हैं उसे, वो एक सिंपल ग्रेडेड मैनर में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी कि पहले बच्चे को आसान चीज़ बताइए, इसके बाद उसे थोड़ा उससे लेवल हाई कीजिए, फिर थोड़ा और हाई, फिर थोड़ा और हाई। तो ये मैनर में चलना चाहिए, सिंपल ग्रेडेड मैनर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं, उनको देख लेते हैं। छोटा सा लेक्चर है, जल्दी से खत्म करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले लेक्चर में भी मैंने कराया था और अभी फिर से रखा है, जैसे कि जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो देख ही ले। ठीक है, तो ये बताइए प्री रिक्विजिट, ये मैंने अभी बताया आपको कि प्री रिक्विजिट मीन्स पहली शर्त क्या है किसी भी भाषा को सिखाने के लिए। तो सबसे पहली शर्त यही होती है कि आप बच्चे को मोटिवेट रखेंगे, क्योंकि जब तक बच्चा मोटिवेटेड नहीं होगा वो शैतानी करता रहेगा और आप कितना भी अपना मतलब आपका सर दुखने लगेगा, आप पढ़ा नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, बच्चे को फन एक्टिविटी में इंगेज करना है। पहले आपको स्पीच देनी है किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि बच्चा आपके साथ इंगेज रहे। ठीक है,
और मोटिवेटेड रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटिवेशन। देखिए हैबिट फॉर्मेशन नहीं है, हैबिट फॉर्मेशन कुछ मतलब नहीं बनता है। इमिटेशन यानी कि अनुकरण करवा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओरल अप्रोच है, ये भी बिल्कुल सही आंसर नहीं लग रहा है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इफ़ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न। देखिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ही 2-3 बार पढ़िए, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, तो आपको जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना, तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये आंसर हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इफ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, यानी कि भाषा का जो अधिगम है वो सबसे अच्छा कब अचीव किया जा सकता है? इफ़ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, लर्न क्या लर्न कर रहे हैं? इज़ क्लोजर इन्फॉर्म एंड साउंड टू देयर मदर टंग, यानी कि वो अपनी मदर टंग से मिलती जुलती भाषा कुछ ऐसा कुछ सीख रहे हैं, तब लैंग्वेज लर्निंग बेटर अचीव होगी। मदर टंग की हेल्प ले रहे हैं? नहीं, मदर टंग की हेल्प नहीं लेनी है, या लेनी है ये तो बहुत विवाद का मतलब विषय हो गया। लेकिन जो आपका डायरेक्ट मेथड हम आगे पढ़ेंगे उसमें उन्होंने यही बोला है कि बच्चे को आप डायरेक्ट पढ़ाएंगे, हिंदी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है अभी तक का, इसलिए इस ऑप्शन को हमने गलत कर दिया है। हेल्प देम इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ कॉलेज एडमिशन, सिर्फ इस मतलब भाषा इतनी अच्छी हो जाए कि बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, क्या ये हमारा गोल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इज़ फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़ एंड गोल्स, यस। भाषा ऐसी होनी चाहिए, भाषा का अधिगम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के जीवन में वो काम में आए, ठीक है, उसकी लाइफ वैल्यूज़ में आए, उसके गोल्स पूरे करने में काम में आए। तो इसका सही ऑप्शन यही है, सी, कुछ भी देखना नहीं है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन कह रहा है इज़ इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट। कहीं भी ना ये टर्म्स दिखे मिले कंट्रोल्ड, तो ये बिल्कुल गलत होता है। हमेशा हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी कहीं भी मिले गलत है ऑप्शन। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज़, फर्स्ट लैंग्वेज मैंने अभी बताया, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है आपकी? मदर टंग, यानी कि रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम। जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, जो आपके मम्मी पापा बोलते हैं, आप गांव से रिलेटेड होंगे तो जो गांव के लोग आपके बोलते हैं, तो वही आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, फर्स्ट लैंग्वेज होगी, मदर टंग होगी, क्योंकि वही लैंग्वेज आपने सबसे पहले सीखी है। वो बात अलग है कि बाद में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लिया था, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं इसके ऑप्शंस कौन सा सही है इसमें से। मार्क्ड बाई द कैरेक्टरिस्टिक डिफिकल्टी इन मास्टरिंग, मार्क्ड बाई द कैरेक्टरिस्टिक डिफिकल्टी इन मास्टरिंग, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज़, फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मदर टंग बोलना क्या है? नहीं। देखिए डिफ़िकल्टी इन मास्टरिंग ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से होते हैं हम उसमें बिल्कुल मास्टरी हासिल की होती है, हम बहुत अच्छे से बोल लेते हैं वो भाषा, तो ये तो गलत है। What were the influences of the school environment the child studying in, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसके एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मतलब जो उसकी लैंग्वेज है क्या वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है, बच्चा जो घर में सीखता है, अपने परिवार में, अपने आसपास सीखता है, वो उसकी मदर टंग है, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मदर टंग है। और जो वो ऑफिशियली यानी कि जो वो लर्न करने जाता है, एक्वायर करने नहीं, एक्वायर वाली मदर टंग हो जाएगी, एक्वायर वाली तो मदर टंग है, लेकिन जो सीखने जा रहा है स्कूल्स में वो उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। मार्क्ड बाय द एसेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशंस द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप, यानी कि बच्चे जिस क्षेत्र में पले बड़े हैं उस क्षेत्र की भाषा क्या फर्स्ट लैंग्वेज होती है? बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी बताया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ सेकंड लैंग्वेज, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है, ये कहाँ से सही हो जाएगा? नहीं होगा सही। सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हो और पूछ रहे हो कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, क्या ही है? बिल्कुल ऑप्शन गलत है। लास्ट क्वेश्चन है, टीचर एंगेज हर लर्नर्स इन अ फन एक्टिविटी बिफोर बिगिनिंग अ न्यू लेसन, द पर्पस ऑफ द एक्टिविटी इज। आप बताइए कि टीचर क्या कर रहे हैं, एक लेसन स्टार्ट करने से पहले बच्चे को एक फन एक्टिविटी में एंगेज कर रही हैं जिससे बच्चा मोटिवेट हो जाए। ओह, मैंने तो आपको आंसर ही बता दिया। समझ में आ गया हो ना मैं क्या कहना चाहिए? क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते आंसर समझ में आ जाना चाहिए। तो इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द लर्नर्स, लर्नर्स का ध्यान भटकाने के लिए। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द टीचर, टीचर को आराम क्यों देंगे, टीचर से तो पूरी मेहनत कराई जाएगी। मोटिवेट एंड एनर्जाइज द लर्नर्स, अभी मैंने बताया
मोटिवेट करने के लिए बच्चों को और एनर्जाइज करने के लिए कि टीचर क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखें। ठीक है, तो नन ऑफ दीज तो कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चंस ख़त्म हो गए और आज का लेक्चर भी यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा यार, और सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।